नेक्स्ट टॉपिक है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, यानी कि हम लोगों ने ये देखा था कि आज से 1400-1500 साल पहले किस प्रकार से खेती वगैरह होता था और किस तरीके से खेतों में पानी वगैरह हम लोग पहुंचाते थे। अब देखेंगे कि एम्पायर में, यानी कि बहुत बड़े साम्राज्य में जो राजा रूल करते थे वो कैसे करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वो रूल कैसे करते थे, कैसे अपने पूरे राज्य को चलाते थे। आइए यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले उसको समझते हैं हम लोग। पहला है उर, UR उर, और दूसरा है नाडू, NADU नाडू। इसका मतलब समझते हैं पहले। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नॉन एज उर। उर का मतलब होता है किसान जहां पे रहते थे ना, उस जगह को हम लोग कहते थे उर, UR उर, सिंपल। जैसे मान लीजिए एक एरिया है जहाँ पे 100 किसान रहते हैं। सुनो पहले, एक एरिया है जहाँ पे 100 किसान रहते हैं, तो उस जगह को हम लोग क्या बोल देंगे? उर बोल देंगे, सिंपल। उर बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। और वो एरिया जहाँ पे किसान रहते थे वो एरिया धीरे धीरे फैलता चला गया, मशहूर होता चला गया। कैसे? एग्रीकल्चर से, इरिगेशन से। क्यों? देखो एक बात ध्यान रखना आप, यदि किसी एरिया को डेवलप करना हो तो वहाँ पे ना मात्र आप 2-3 चीज़ पहुँचा दो, वो एरिया डेवलप हो जाएगा। जैसे पहला पानी पहुँचा दो, दूसरा बिजली पहुँचा दो, और तीसरा अच्छा ज़मीन वहाँ दे दो। मतलब पहला पानी, बिजली और अच्छा ज़मीन आप दे दो। ये 3 चीज़ जहाँ पहुँच जाएगा ना, वहाँ का एरिया डेवलप होना ही है, कंपलसरी है। समझ में आ रही है बात? तो जो उर हुआ करता था, मतलब कि जहाँ पे पहले किसान लोग रहते थे उस जगह को हम लोग कहते थे उर। और वो जगह, हर जगह, मतलब हर किसान का एरिया धीरे धीरे डेवलप होता चला गया, मशहूर होता चला गया, फेमस होता चला गया, फैलता चला गया। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप होता चला गया। एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो उसके पास अनाज आया, अनाज आया तो धीरे धीरे वो अमीर होते चले गए। समझ रही बात? अगला है हमारा नाडू। नाडू क्या होता है वो समझ लो आप। ग्रुप्स ऑफ उर फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। देखो सिंपल से समझो पहले। उर का मतलब हो गया किसानों का रहने का जगह। तो क्या लगता है आपको पूरे इंडिया में एक ही जगह होगा जहाँ पे किसान रहते होंगे? नहीं, बहुत सारे जगह होंगे, ग्रुप बना के रहते होंगे वो लोग। जैसे मान लो एक ग्रुप इधर है, 100 लोग रह रहे हैं, दूसरा ग्रुप 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी 50 लोग रह रहे हैं, अगला 300 किलोमीटर दूर है, वो भी हमारा 300 लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो अलग अलग ग्रुप जो था किसानों का, वो सभी को एक बार जब लोगों ने मिला दिया तो एक साथ क्या बोल देंगे? उसको नाडू बोल देंगे। और अलग अलग ग्रुप को क्या बोलेंगे? उर बोलेंगे। यानी कि किसानों के एक एक ग्रुप का नाम क्या बोलेंगे? उर बोलेंगे। और जब बहुत सारे ग्रुप को मिला देंगे किसानों का, उसको हम लोग बोल देंगे नाडू। सिंपल है। मतलब कि उर हो गया छोटा सा ग्रुप, ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसमें कुछ लोग होंगे बस। उर का मतलब हो गया किसानों का कुछ, उसमें लोग होंगे 20 लोग 30 लोग, उसको हम लोग बोल देंगे उर। जहाँ वो रहते हैं उसको उर बोल देंगे। और वैसा वैसा जब हम लोग बहुत सारा उर को मिला देंगे, रीजन को मिला देंगे, तो वो हमारा कहला जाएगा नाडू। सिंपल। ठीक है, आगे। The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. अब अलग अलग नाडू मिल के, कहने का सिंपल सा मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीज, जैसे देखो सिंपल सा, कन्फ्यूज इसमें होना नहीं है। जहाँ पे किसान रहेंगे उसको हम लोग उर बोलेंगे, और जब उस उर को हम लोग बहुत सारे उर को जब एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? नाडू बन जाएगा। आप पूछो। ये कंपलसरी नहीं है, कोई गिनती नहीं है इसका कि कितने उर मिलेगा तो एक नाडू बनेगा। नहीं, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। मतलब कि 20 उर 30 उर ऐसा मिलेगा तो एक नाडू बन जाएगा। ऐसा वहाँ पे मतलब कुछ खास नियम नहीं था कि 20 उर मिलाएंगे तब जाके एक नाडू बनेगा, ऐसा कुछ खास नियम नहीं था वहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है, जहाँ पे किसान रहते थे उस जगह को हम लोगों ने बोल दिया उर, और जब बहुत सारे उर को हम लोगों ने मिला दिया तो वो बन गया हमारा नाडू। सिंपल है, ध्यान रहेगा। अब ये लोग करते क्या थे? ये लोग अलग अलग प्रकार के कामों को करते थे। जैसे लोगों को न्याय दिलवाना, यानी कि किसी के साथ यदि अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलवाना, लोगों से टैक्स वसूलना, ये सब इनका काम होता था। किसका होता था भाई? नाडू का। मतलब कि बहुत सारे उर को आपने मिलाया तो क्या बना? नाडू बना।
उस नाडु का जो हेड आदमी होगा, जो मेन आदमी होगा, वो क्या करेगा? लोगों को न्याय दिलवाएगा, लोगों से टैक्स वसूलेगा, तभी तो सिस्टम आगे बढ़ेगा ना। इस तरीके से वो लोग काम करते थे। रिच पीजेंट्स ऑफ द विलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडु अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। यहाँ पे ना कास्ट का नाम दिया गया जो कि उस समय पे होता था, आज ये कास्ट लगभग ना के बराबर है, विलाला। विलाला VELLALA। ये एक ऐसा विलाला कास्ट उस समय पे हुआ करता था जो कि इसमें ना अमीर किसान होते थे। कौन होते थे? अमीर किसान। मतलब सिंपल सा है, विलाला कास्ट में जो अमीर किसान हुआ करते थे उनके पास ज़्यादा कंट्रोल होता था कि कैसे अपने एरिया को चलाना है, किस तरीके से क्या काम करना है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। लेकिन ये भी किसके अंदर काम करते थे? चोलाज राजा के अंदर ही काम करते थे। सिंपल सा ऐसे समझिए, हेड हमारा कौन? चोलाज का राजा, चोलाज डायनेस्टी का राजा हेड हो गया। उसके नीचे कौन कास्ट है? विलाला कास्ट है। और विलाला कास्ट में जो अमीर किसान होते थे वही ज़्यादातर एरिया पे कंट्रोल करते थे, डिसाइड करते थे कि किससे कितना टैक्स लेना है, और वो भी जाके टैक्स बाद में किसको देते थे? सारा का सारा राजा को। ऐसा नहीं कि वो सारा टैक्स का पैसा अपने पास ही रखेंगे, नहीं। पूछो क्या सवाल? विलाला किसान है लेकिन अमीर वाले किसान है, ठीक है। मतलब कि विलाला एक कास्ट हुआ करता था उस समय पे जिसमें केवल और केवल ज़्यादातर अमीर किसान होते थे, सिंपल। और वही लोगों से टैक्स लेते थे, वही डिसाइड करते थे कि कैसे क्या करना है, लेकिन वो भी किसके अंदर में रह के काम करते थे? राजा के अंदर में रह के काम करते थे, ठीक है। आगे, द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल्स लाइक मूवेंड वेलन, जिसका मतलब होता है पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, अरियार जिसका मतलब होता है चीफ एटसेट्रा एज मार्कर्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड विथ देम विथ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। एक बार बताइए, राजा के लिए टैक्स कौन वसूल रहा है? बताओ। अमीर किसान वसूल रहा है। किस कास्ट के हैं वो? विलाला कास्ट के हैं। तो राजा उससे खुश होगा या दुख होगा? खुश होगा भाई। राजा क्या चाहेगा? राजा यही चाहेगा कि यार ये लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, जितना टैक्स का पैसा होता है वो सीधा ला के हमको देते हैं, बीच में बचाते ये लोग नहीं है। तो राजा खुश होके इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन राजा इनको अलग अलग टाइटल देते हैं। टाइटल देते हैं इसका मतलब होगा कि राजा खुश होके, एकदम विश्वास होता है राजा को कि ये आदमी हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताइए, यदि कोई आदमी आपके लिए अच्छा काम करे, आपको धोखा ना दे, तो क्या आप उसको अच्छा आदमी नहीं मानोगे? क्या उसके रेस्पेक्ट में आप अच्छा बात नहीं बोलोगे? इसको बोलोगे भाई, ऑब्वियस सी बात है बोलोगे। जैसे आपका कोई मदद करता है तो आप क्या बोलते हैं? अच्छा, अरे आप बहुत अच्छे आदमी हैं, भगवान आपका भला करे, ऐसा सब हम लोग कुछ बोलते हैं। वही बात यहाँ पे है। राजा चुपचाप अपने घर में पड़ा हुआ है, सारा टैक्स का पैसा ला के कौन दे रहा है उसको? रिच पीजेंट्स दे रहा है, जो कि विलाला कास्ट के हैं। तो राजा खुश हैं किससे? रिच पीजेंट से, कि सारा टैक्स का पैसा लेके हमको दे रहा है, बीच में चोरी नहीं कर रहा है। तो राजा खुश होकर इसको अलग अलग नामों से पुकारता है, अलग अलग इसको टाइटल देता है। जैसे वेंडवेलन, जिसका मतलब होता है पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, मतलब ऐसा किसान जो 3 राजा को अपना सेवा देता है, ठीक है, इसका मतलब होता है बस। उसके बाद है एरियार, जिसका मतलब होता है चीफ, मतलब कि राजा जो है किसान को, जो अमीर किसान है जो उसके लिए टैक्स वसूल रहा है, उसको एरियार भी बोलता है। इसका मतलब होता है चीफ, और चीफ का मतलब होता है प्रमुख, मतलब आप बोल सकते हैं थोड़ा सा महान आदमी। राजा इसको बड़ाई में ऐसा कर रहा है, मतलब बड़ाई में मतलब उसके रेस्पेक्ट में ऐसा कि उसको भी बुरा ना लगे और वो हमारे लिए अच्छा काम करे, है ना। एटसेट्रा एज मार्कर्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विथ इम्पोर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। कहने का सिंपल सा मतलब है कि राजा इन प्रकार के लोगों पे भरोसा ज़्यादा करता है, और राजा को पता है कि कुछ भी हो जाए हमको मतलब हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगा और हमारे साथ कभी गद्दारी भी नहीं करेगा ये लोग, है ना। तो राजा बड़ाई में इनके साथ इनको अच्छे अच्छे नामों से पुकारता है। अगला,
ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स और ब्रह्म दिया। जैसे उस समय पे भी तो ब्राह्मण रहे होंगे, ब्राह्मण क्या करते होंगे उस समय पे? पूजा पाठ करवाते होंगे। और हमने आपको पहले भी बताया चैप्टर के शुरुआत में ही कि राजा खुश होकर ब्राह्मण को दान में क्या देते थे? जमीन, 100 बीघा 200 बीघा ऐसा जमीन दे दिया, हाथी दे दिया 10 गो 20 गो, घोड़ा दे दिया, है ना, जेवर दे दिया। इस प्रकार का मतलब इस प्रकार का गिफ्ट राजा ब्राह्मण को देते रहते थे। तो राजा भी खुश, ब्राह्मण भी खुश, सब कोई खुश है। आगे, एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन द कावेरी वैली। तो अब ब्राह्मण लोगों ने सोचा कि यार हम पूजा पाठ करवाते हैं और राजा हमको ज़मीन दे देता है गिफ्ट में, 100 बीघा 200 बीघा इधर उधर, तो क्यों ना हम एक जगह पे सेटल हो जाएं। एक बात बताइए, सिंपल सा आप ऐसे समझिए, राजा आपको गिफ्ट दिया है ज़मीन, और क्या लगता है आपको उस समय पे ज़मीन कोई खरीदेगा आपसे? नहीं खरीदेगा भाई, सबके पास ज़मीन है उस समय पे, तो कोई ज़मीन आपसे क्यों खरीदेगा? लेकिन हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको राजा ने ज़मीन दिया है उसी जगह पे आप अपना बसेरा बना लीजिए, अपना डेरा बना लीजिए, वहीं पे आप रहिए। तो धीरे धीरे ब्राह्मण्स का भी सेटलमेंट होना चालू हो गया, कि मतलब ब्राह्मण्स भी पहले घूम घूम के पूजा पाठ करवाते थे, लेकिन अब ब्राह्मण्स घूम घूम के पूजा पाठ नहीं करवा रहे हैं, बल्कि उनको अब ये लग रहा है कि राजा हमको इतना गिफ्ट दे ही दे रहा है बार बार, तो भटकने की क्या ज़रूरत है। आप ऐसा सिंपल से समझिए, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, थोड़ा सा आप और बड़े होंगे, यदि आपको बैठे बैठे कोई 1 महीने का लाख रुपया दे दे, कभी आप काम करना चाहोगे? नहीं चाहोगे। मतलब मान लीजिए महीने में आपको मात्र 1 दिन काम करना पड़ रहा हो, वो भी 1 दिन में 6-7 घंटा, तो क्या आप कभी महीने में काम करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। आप क्या चाहेंगे कि घर में बैठे हैं, अरे यार 1 महीना में मात्र 1 दिन, वो भी 1 दिन में मात्र 6-7 घंटा काम करना है, 1 लाख रुपये मिल जाएगा। पूरा महीना काम करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। वही बात यहाँ पे था, ब्राह्मण्स कभी कभार जाके राजा के परिवार में पूजा पाठ करवाता था, और दान दक्षिणा में तो भयंकर तरीके से सोना चांदी, घोड़ा हाथी ज़मीन मिल ही जाता था। तो ब्राह्मण्स लोगों ने सोचा कि यार भटकने से बढ़िया क्या है, एक जगह पे सेटल हो जाते हैं, कब तक भटकेंगे। तो इन लोगों ने सबसे अच्छा जगह कौन सा चुना सेटल होने के लिए? ब्राह्मण्स लोगों ने कावेरी वैली। क्यों चुना बताओ? सबसे बड़ा बेनिफिट है पानी का, पानी का सबसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो इन लोगों ने कावेरी के बगल में रहना स्टार्ट कर दिया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ कावेरी नदी के बगल में ब्राह्मण्स लोग रहना क्यों स्टार्ट कर दिए, इसलिए बताइएगा, इसलिए रहना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इन लोगों को मिलता था गिफ्ट राजा की तरफ से। गिफ्ट मतलब जमीन वगैरह मिलता था, समय समय पे पूजा पाठ करवाता था, और समय समय पे इनको गिफ्ट वगैरह मिलता रहता था। तो इन लोगों ने मूव करने से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन समझा कि एक जगह पे सेटल हो जाते हैं, भटकना भी उतना नहीं पड़ेगा। तो इन लोगों ने कौन सा अच्छा जगह चुना? कावेरी वाला चुना, सिंपल। और राजा भी सोच समझ के ज़मीन देते थे कि कहाँ पे देना है, ऐसा नहीं कि पहाड़ पे दे दिए ज़मीन। ब्राह्मण वहाँ पे जाके क्या करेगा ज़मीन का? कोई काम नहीं उसका। तो राजा भी समझ के देता था कि इसको ज़मीन कहाँ पे देना है, ताकि इसके भी काम में आ जाए, है ना। आगे, each ब्रह्मदिया was looked after by an assembly और सभा of prominent ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। धीरे धीरे समय बीता, ब्राह्मण्स भी धीरे धीरे पावरफुल होते चले गए, क्योंकि हमने आपको समय पहले भी बोला था कि जिसके पास जितना हाथी घोड़ा ज़मीन पैसा होगा वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। और ब्राह्मण्स के पास इन सब का कोई कमी नहीं था, हाथी घोड़ा ज़मीन पैसा कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब जब पूजा पाठ करवा रहा है तब तब राजा उसका एकदम मन भर दे रहा है, ले जाओ जितना ले जाना है ना। तो ये लोग भी धीरे धीरे क्या होने लग गए? पावरफुल होते चले गए, बड़े बड़े जमींदार बनने लग गए ये लोग। जिसके पास ज़मीन नहीं होता था उनको ज़मीन दे देते थे कि लो खेती करो, लेकिन बदले में हमको टैक्स ला के देते रहना, पैसा देते रहना बस, है ना। तो ये लोग, हाँ नहीं, जो गरीब किसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो खरीद भी नहीं सकता है लेकिन खेती करना चाहता है, तो ब्राह्मण से अपने पास बुलाते थे, बोलते थे जरा तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है? बोलता था नहीं है। खेती करना है? हाँ करना है। लो मेरा उधर 10 बीघा ज़मीन है, जाके उस पर खेती करो, लेकिन बदले में हमको मात्र टैक्स यानी कि जो ज़मीन का मेरा रेट है उसको देते रहना। ब्राह्मण्स का भी पास पैसा आ रहा है, जो ज़मीन लिया उसका भी घर परिवार खेती करके चल जा रहा है, दोनों खुश हैं, है ना। आगे, these assemblies worked very efficiently
Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stone walls of temples. यहाँ तक के ब्राह्मण्स भी इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे। समझिएगा ध्यान से, मतलब किस ब्राह्मण्स को किस राजा ने कितना गिफ्ट दिया, क्या दिया, कब पूजा किया, कब नहीं किया, ये सब ब्राह्मण्स भी लिखवाते थे। क्यों लिखवाते थे भाई? ताकि लोगों को ये पता चले कि ब्राह्मण्स भी बहुत बड़ा दानी होता है, ब्राह्मण्स भी आम इंसान नहीं होता, वो भी बहुत बड़ा इंसान होता है। आगे एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागाराम्स आप बोल सकते हैं, ऑल्सो परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। जो ट्रेडर्स होते थे, ट्रेडर्स मतलब जो जमीन नहीं बल्कि सामानों का खरीद बिक्री करते थे, वो लोग भी अपना सिस्टम अलग तरीके से चलाते थे। कहने का मतलब है कि हर प्रकार के लोगों का अपना अलग अलग सिस्टम होता था। ब्राह्मण्स का अपना अलग सिस्टम है, ट्रेडर्स का अपना अलग सिस्टम है, किसानों का अपना अलग सिस्टम है ना। अगला इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरे हाँ बोलो, उतारा मेरू, जो भी आप बोल लो सब सही है। उतारा मेरुडू इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, ये साउथ इंडिया का है इसीलिए थोड़ा सा इतना खतरनाक नाम है। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच दिस सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। मतलब तमिलनाडु में इंस्क्रिप्शन मिले हैं, मतलब कि कुछ पत्थरों पे, चट्टानों पे, दीवारों पे लिखा हुआ है, मिला है। वहाँ से ये पता चलता है कि ट्रेडर्स भी अपना अलग प्रकार का सिस्टम चलाते थे। ट्रेडर्स अपना सिस्टम कैसे चलाते होंगे भाई? क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किससे खरीदना है, कितने में बेचना है, ये लोग भी अपना रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करते थे। पूरा ये लोग भी अपना सभा करते थे, मतलब कि ट्रेडर्स का भी अपना मीटिंग होता था कि कहाँ पे क्या खरीदना है, कहाँ पे क्या बेचना है, ये सब भी अपना मीटिंग करते रहते थे, समय समय पे चलता था। मतलब सबका अपना अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। The Sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. मतलब अलग अलग इलाके में इरिगेशन कौन देखेगा, इसका अलग सिस्टम होता था, मतलब इसका अलग डिपार्टमेंट होता था। गार्डन्स को कौन देखेगा, गार्डन्स मतलब फूल पत्ती कौन देखेगा, कौन लगाएगा, इसका अलग कमेटी होता था, अलग डिपार्टमेंट होता था। टेम्पल्स का कौन देख रेख करेगा, मतलब मंदिरों का देख रेख कौन करेगा, इसका भी अलग सिस्टम अपना हुआ करता था। तो ओवरऑल कहने का सिंपल सा मतलब है कि मंदिरों का अपना अलग सिस्टम है, गार्डन्स मतलब कि जो बाग बगीचे हैं उनका अपना अलग सिस्टम है, खेती बाड़ी का अपना अलग सिस्टम है, मतलब किसानों का अपना अलग सिस्टम है। सबका अपना तरीका काम करने का क्या है, अलग अलग है। बस यही था हमारा इस टॉपिक में, और इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो काफ़ी लंबा चैप्टर था लेकिन मज़ेदार था। थोड़ा समझ में आया आप लोगों को? चलिए, ये चैप्टर और चैप्टर के साथ पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।